हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। नाम है मेरा निहाल और आप लोगों का स्वागत है यूजीसी नेट गुरुकुल पर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले वाले वीडियो में हमने एनईपी 2020 के बारे में बात करी, जिसमें हमने उसके रिजोल्यूशंस, उसका रीजंस और उसके बाद में उसके डिसएडवांटेजेस को हमने जाना। आज के हमारे इस वीडियो में, जो कि एमएच सेट के स्पेशल वीडियो चल रहे हैं हमारे एमएच सेट के स्पेशल वीडियो चल रहे हैं हमारे, उसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 के ही एक जानकार या रिश्तेदार की, विच इज द कोठारी कमीशन। तो थोड़ा सा पहले मेरे बारे में समझ लेते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, नाम है मेरा निहाल और करवाता हूं मैं हायर एजुकेशन इन दिस चैनल। ठीक है, यूनिट नंबर 10 में आपकी कवर करता हूं। मेरे पास में एक्सपर्टीज है आपकी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एरिया में, इसीलिए मुझे आपका एजुकेशन का डिपार्टमेंट दिया गया है। तो आज हम समझते हैं, चलिए कोठारी कमीशन को, ये वाला नहीं, ये वाला कोठारी कमीशन हम समझेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि कोठारी कमीशन जो था वो बेस था एनईपी 1968 का। ठीक है, वो बेस था आपके एनईपी 1968 का, जिसके रिजोल्यूशंस के आधार पर हमने एनईपी 1968 बनाया और डेवलपमेंट की ओर बढ़े इन एजुकेशनल एरिया। आज हम उसी कोठारी कमीशन को समझने वाले हैं। तो कोठारी कमीशन को, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, दैट इज द इंडियन एजुकेशनल कमीशन। ठीक है, इस नाम को भी आपको याद रखना पड़ेगा, बिकॉज एग्जाम में या पेपर में आपके कभी कभी कोठारी कमीशन ना पूछ के ये वाले नाम के हिसाब से पूछ लेता है, जिससे बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, और वो उनको कंफ्यूज करने के लिए ही इसी नाम का प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए इसका जो नाम है इंडियन एजुकेशनल कमीशन, ये इसको आपको जानकारी रखनी है। और सेकंड जो चीज आती है वो था कि इट वॉज एन एड हॉक कमीशन। ठीक है, एड हॉक कमीशन का मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट परमानेंट। वो ऐसी कमीशन थी जिसको स्पेशली बनाया गया था सिर्फ एजुकेशनल पॉलिसी के लिए, और आप उसके पॉलिसी को बनाइए, आप रिपोर्ट दर्ज कीजिए एंड आपका काम हो गया, उसके बाद में आप खत्म। मतलब कि वो कमीशन खत्म, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहा। तो ये एक एडॉक कमीशन था जो कि नॉन परमानेंट था। इस कमीशन के अंदर जो लीड कर रहे थे, इट वाज लेड बाय डॉक्टर डीएस कोठारी। ठीक है, मिस्टर डीएस कोठारी जो थे उसको लीड कर रहे थे, जिसमें 17 मेंबर्स जो थे वो इनके शामिल थे। 17 मेंबर्स जो थे वो पूरे इंडिया में थे, लेकिन उनमें से 5 मेंबर्स ऐसे थे, इस कमीशन के ऐसे 5 मेंबर्स थे। 1968 वाले कमीशन की बात कर रहा हूं मैं। जो कोठारी कमीशन था दोस्त, इसके बारे में और जानकारी चीज आपको बतानी मैं भूल गया, वो आपको पता होनी चाहिए कि ये कमीशन का जो डेट है वो 1964 से 1966 का है। ठीक, 1964 में इसे एस्टेब्लिश किया गया था, 1966 में इसने रिपोर्ट रखी थी। और 1964 में जब एस्टेब्लिश हुआ था तो उसमें 17 मेंबर्स थे, जिसमें से 5 मेंबर्स जो थे वो आउट ऑफ इंडिया के थे, विदेशी थे। उनमें यूएस, यूके, यूएसएसआर जो कि सोवियत संघ था, है ना, ठीक है, सोवियत संघ या सोवियत यूनियन था, तो वो इसमें शामिल था। उसके अलावा फ्रांस एंड जापान आपके शामिल थे। ठीक है, इसके अंदर 13 टास्क फोर्स थी और 7 वर्किंग ग्रुप्स थे। 13 टास्क फोर्स थी इसकी और 7 वर्किंग ग्रुप्स थे, जो अलग अलग एरिया में जाके आपके एजुकेशन से रिलेटेड रिसर्च वगैरह करते थे और उसको इस पॉलिसी के अंदर या इस कमीशन जो था इसके रिपोर्ट में लाया करते थे। इसके डिवाइडेशन हुए थे 3 पार्ट्स में। ठीक है, पहला पार्ट जो कि चैप्टर 1 टू चैप्टर 6 है, इसमें बताया जाता है द जनरल एस्पेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, एनवायरमेंटल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में हम इसमें बात करते हैं कि एनवायरमेंट से कैसे कैसे हम रिकंस्ट्रक्ट उसको करके हमारे पॉलिसीज में ला सकते हैं और कैसे कैसे उससे डेवलपमेंट का फायदा होगा, क्योंकि एनवायरमेंट भी हमारे एजुकेशनल एरिया से बहुत जुड़ा हुआ होता है और उससे एक विस्तृत एस्पेक्ट निकल के आता है। चैप्टर 7 टू चैप्टर 17 में, जो कि सबसे बड़ा चैप्टर था, उसमें बताया गया डिफरेंट स्टेजेस एंड सेक्टर्स ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के अलग अलग स्टेजेस और अलग अलग सेक्टर्स के बारे में बताया गया। उसमें उनका नाम बताया गया, क्या क्या सेक्टर्स वो है और उनमें कैसे कैसे डेवलपमेंट हो सकता है या क्या क्या चीजें हम उसमें कर सकते हैं ताकि उसमें डेवलपमेंट ज्यादा हो सके और बढ़ सके और उसका हम दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सके। तो उनमें क्या क्या चीजें इस्तेमाल होनी चाहिए, क्या क्या डेवलपमेंट होना चाहिए, वो चैप्टर 7 से चैप्टर 17 में रखा गया था। देन उसके बाद में आता है चैप्टर नंबर 18 एंड 19। चैप्टर नंबर 18 एंड 19 में प्रॉब्लम्स ऑफ इंप्लीमेंटेशन बताई गई थी। ठीक है, इसमें यह बताया गया था कि जब आप इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं इस पॉलिसी को, इस कमीशन ने यह बताया कि जब आप इंप्लीमेंट करने जाएंगे तो आपका क्या क्या प्रॉब्लम्स का आपको सामना करना पड़ेगा, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपके सामने आ सकते हैं ड्यूरिंग इंप्लीमेंटेशन।
18 और 19 में ये बात आपकी करी गई। तो इसमें जानने वाली क्या बात है, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 19 चैप्टर थे इसमें, जिसमें से 1 से 6 जनरल एस्पेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन की बात करता है, चैप्टर 7 टू चैप्टर 17 बात करता है डिफरेंट स्टेजेस एंड सेक्टर्स ऑफ एजुकेशन की, एंड चैप्टर 18 एंड चैप्टर 19 बात करता है इंप्लीमेंटेशन में आने वाले प्रॉब्लम्स की या दिक्कतों की या परेशानियों की। ठीक, चलते हैं हम आगे। तो अब हम समझते हैं ऑब्जेक्टिव। क्या समझते हैं हम दोस्त? ऑब्जेक्टिव ऑफ कमीशन, मतलब कि इस कमीशन को बनाने के ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे, क्यों इसे बनाने की जरूरत पड़ी। सबसे पहला, डेवलपमेंट ऑफ नेशनल पैटर्न्स फॉर एजुकेशन, डेवलप अ नेशनल पैटर्न ऑफ एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन के लिए एक नेशनल पैटर्न की जरूरत थी। देखो, जैसा कि मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में बताया था, इससे पहले जो था, इससे पहले हमारी ब्रिटिश एरा की जो हमारी एजुकेशनल पॉलिसी थी वो चल रही थी। क्या चल रही थी? ब्रिटिश एरा की जो हमारी एजुकेशनल पॉलिसी थी दोस्त, पिछले साल में वो चल रही थी। ठीक है, इससे पहले वाले में, सॉरी पिछले साल में नहीं, इससे पहले वाले में। अब इसको कमीशन को बनाने के पीछे ये रीजन था कि भाई हमें एक ऐसे पॉलिसी की आवश्यकता थी, एक नेशनल पैटर्न की आवश्यकता थी, ठीक है, जो एजुकेशन से रिलेटेड और पूरे नेशन वाइड में उसको इस्तेमाल किया जा सके, जो कि हमारे इंडिया का अपना खुद का एक पैटर्न हो। क्योंकि वो चीज इस पर डिफर करती है कि भाई जैसे कि आप मान लीजिए, आप एग्जांपल से ले लीजिए कि भाई आप अपने हाथ से खाना बना रहे हैं या दूसरे के हाथ से खाना बना रहे हैं, तो दूसरे के हाथ का बना हुआ खाना खा रहे हैं और अपने हाथ का खाना खा रहे हैं, तो आपको टेस्ट अलग अलग तो आएगा। उसी प्रकार से जब ब्रिटिश एरा में जो एजुकेशनल पॉलिसी थी वो अलग हो रही थी और उससे डेवलपमेंट जो हमारे देश के नेताओं को, जो लोगों को चाहिए था, वो चीज नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से हमें एक सडन चेंज में एक ऐसे पैटर्न की जरूरत थी जो हमारे देश की जरूरतों के हिसाब से डेवलपमेंट के लिए काम कर सके। इसीलिए इसमें नेशनल पैटर्न को कहा गया है। देन सेकंड नंबर पे आता है रिकमेंड पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस फॉर एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस और जो भी पॉलिसीज थी उसको बताया जा सके कि हम क्या क्या नया इसमें दोस्त कर सकते हैं। देन उसके बाद में आता है नंबर 3, इंप्रूव क्वालिटी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग। अब देखो, जितने भी ब्रिटिश एरा में जितने भी स्कूल्स थे, वो सारे स्कूल्स जो थे वो ब्रिटिशर्स के द्वारा लगाए गए थे। ठीक है, एंड उसके बाद में क्या था कि वो भी सिर्फ शहर में थे। तो इसका एक मेन पर्पस था कि हमारे को हमारे देश में जो क्वालिटी है और जो कॉन्टेक्स्ट है टीचिंग का, लोगों को, बच्चों को पढ़ाने का, वो थोड़ा सा डेवलप होना चाहिए, उसमें इंप्रूवमेंट आनी चाहिए। और दो चीजों में होनी चाहिए कि भाई पहला तो टीचर्स अच्छे हो, ठीक है, टीचर्स को अच्छी ट्रेनिंग मिले, है ना, और दूसरा वो टीचर्स विलेज में भी वो टीचर्स काम कर सके। तो इस प्रकार से उनको ट्रेन किया जाए ताकि गांव में भी एजुकेशनल डेवलपमेंट हो सके। ठीक, देन उसके बाद में आता है इट शुड कवर एवरी एस्पेक्ट ऑफ द एंटायर एजुकेशनल सिस्टम। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम में जो भी चीजें हैं, जो भी एस्पेक्ट है, जो भी पॉलिसीज है, जो भी जरूरतों की चीजें हैं, वो सारे इसके अंदर कवर होने चाहिए। इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव ये भी था। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की, टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ठीक है, इन सिटीजन्स एंड डेवलपमेंट इन साइंस, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस एंड रिसर्च। अब देखो, इसमें बात करी गई थी जो आपका एनईपी मैंने आपको कल पढ़ाया था, उसमें स्किल्स की बात करी गई थी। ठीक है, जिसे कहते हैं वोकेशनल स्किल्स। वोकेशनल स्किल्स का मतलब क्या होता है दोस्त? उसका मतलब होता है कि आप जो है वो सामने वाले व्यक्ति को इस प्रकार के स्किल्स प्रोवाइड करा रहे हैं जिससे वो जॉब प्राप्त कर सके, जो कि जॉब प्रोवाइडिंग स्किल्स, उसे हम वोकेशनल स्किल्स कहते हैं। तो इस वाले सेक्शन में हम ये पढ़ रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव जो था उस कमीशन का वो ये था कि हमें प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है। प्रोडक्टिविटी मतलब कि लोगों का क्रिएटिविटी को इंक्रीज करना है, उनके काम करने का जो एंथुसियाज्म है उसको इंक्रीज करना है, ताकि किसमें? इन सिटीजन्स। ठीक है, सिटीजन के अंदर इंक्रीज करना है ताकि वो अच्छे से काम कर सके। दूसरा, डेवलपमेंट करना है हमें साइंस एजुकेशन पर, जो साइंटिफिक एजुकेशन है, ठीक है, आज के समय की जो साइंटिफिक एजुकेशन है उस पर हमें डेवलप करना है। उसका मेन रीजन यही था, जितने भी जो क्या नाम से, देखो इसमें आप ये मतलब मत समझिएगा कि भाई हमें साइंस एजुकेशन को डेवलप करना है तो हम हमारे वैदिक एजुकेशन को भूल जाएंगे, नहीं। इसमें ये पर्पस इसका ये था कि जितनी भी दस्तानुसी चीजें हमारे देश में चल रही थी उनको हटाकर साइंस एजुकेशन पर ध्यान दिया सके।
तीसरे नंबर पे आता है आपका वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस उसमें बढ़ाया जा सके, वर्क एक्सपीरियंस पे काम हो सके, लोगों के स्किल्स पे काम हो सके, रिसर्च पे काम हो सके, इसीलिए इसको लाया गया था। देन उसके बाद में हम देख लेते हैं एजुकेशन फॉर सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन। ठीक है, सोशल नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब होता है जिसमें आप कह सकते हो कि दूरियां, उनके बीच में जो डिफरेंसेस होती है ना, ठीक है, सोसाइटी में जो डिफरेंस होता है, डिफरेंशिएशन होता है, उनको खत्म करने के लिए और उनको एकजुट लाने के लिए सोसाइटी को सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन का प्रोग्राम इसमें एजुकेशन के थ्रू लाना था। इसका काम क्या था भाई, आपको कॉमन स्कूल सिस्टम चाहिए। ठीक है, कॉमन स्कूल सिस्टम आपके चाहिए कि जहां पे बॉयज और गर्ल्स जो है वो अलग अलग ना बैठे, वो एक साथ बैठे और एक साथ पढ़ाई कर सके, और अलग अलग जाति के लोगों के हिसाब से बंटवारा ना हो, सब एक साथ बैठ के पढ़ सके। देन सेकंड चीज आती है सोशल सर्विस। समाज में जितने भी लोग हैं, दबे हुए लोग हैं, जिनको जरूरत है, आवश्यकता है मदद की, तो सोशल सर्विस को बढ़ावा दिया जा सके ताकि लोग एक साथ एक कम्युनिटी में रहना सीखें और एक साथ काम करना सीखें। ठीक, देन उसके बाद में आती है तीसरी चीज टीचिंग ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज के बारे में बच्चों को पढ़ाया जाए, हिंदी लैंग्वेज हो गई, इंग्लिश लैंग्वेज हो गई, संस्कृत लैंग्वेज हो गई। जैसा मैंने आपको बताया था कि आपका जो एनईपी था वो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला पर काम करता था, जिसमें आपकी हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश, इन तीनों लैंग्वेजों पर स्पेशली जोर दिया गया था, पढ़ने पे जोर दिया गया था। इसका फायदा भी था कि हिंदी और संस्कृत बढ़ावा मिल रहा था उनको, लेकिन इसका नुकसान ये था कि जो बाकी लैंग्वेजेस के जो लोग थे, ठीक है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, इधर नॉर्थ वाले, ये सब इस चीज को थोड़ा सा नापसंद कर रहे थे। ठीक, तो इसमें लैंग्वेज पर काम किया जाए, लोगों को लिटरेचर पढ़ने के लिए, बुक्स पढ़ने के लिए, किताबें पढ़ने के लिए लोगों को इंथुजियास्ट किया जाए ताकि लोग कल्चर को समझे, हमारी सोसाइटी को समझे। देन उसके बाद में आता है फिलॉसफी, लोग फिलॉसफी के बारे में जाने। ठीक है, आध्यात्म दर्शन जो है हमारा, उसको बारे में पढ़े, जिससे लोगों को ये जानकारी मिले कि किस प्रकार से हम लोग एक साथ रह सकते हैं। और नेक्स्ट आता है हमारे इंडिया की हिस्ट्री। इन सब चीजों के थ्रू हमारी सोसाइटी के लोगों को एक साथ एकजुट करने के लिए काम किया गया था बाय सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन। ठीक है, देन उसके बाद में जो अगली चीज आती है वो आती है आपकी एजुकेशन फॉर मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, अडेप्टिंग न्यू मेथड्स ऑफ टीचिंग। अब देखो, हमारे समय में ये था कि भाई अब जो हमारे देश में से ब्रिटिशर्स जा चुके थे, ठीक है, उनके पास में सिस्टम, जो एजुकेशन सिस्टम था वो मॉडर्नाइजेशन वाला था, लेकिन उनका मॉडर्नाइजेशन जो था वो दबा हुआ या कुचला हुआ मॉडर्नाइजेशन का मतलब कि उसमें जो था लोगों को, इंडिया के लोगों को नेग्लेक्ट किया जाता था। ठीक है, जो आम लोग होते थे इंडिया के। तो इसमें ये काम किया गया कि भाई हम मॉडर्नाइजेशन पर काम करेंगे। ठीक है, हम बदलाव पर काम करेंगे। किस चीज का बदलाव पर काम करेंगे? मेथड्स ऑफ टीचिंग के बदलाव पर हम काम करेंगे। तो टीचिंग के मेथड से उनको बदले जाएंगे, थोड़ा सा नया बनाया जाएगा ताकि बच्चों को इंटरेस्ट भी आए और साथ ही साथ बच्चे मेन स्ट्रीम दुनिया से जुड़ सके। ठीक है, इसीलिए इसमें हमने न्यू मेथड्स ऑफ टीचिंग की बात करी। देन उसके बाद में आता है डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, हमारे जो देश में जो डेमोक्रेसी डेवलप हुई है, ठीक है, हमारे देश में जो नियम और नियम वगैरह जो बनाए गए हैं, ठीक है, जो हमारे देश को एक बहुत ताकतवर देश बनाते हैं, तो हमारे देश के डेमोक्रेसी में संविधान के बारे में, इसके बारे में संविधान, ठीक दोस्त, संविधान के बारे में लोगों को संविधान के बारे में थोड़ा सा पढ़ाया जाए, और ताकि लोग ये समझ सके उससे कि हमारे संविधान में किस किस प्रकार की जो चीजें हैं, ठीक है, हमारे संविधान में किस किस प्रकार की चीजें हैं जो कि हमारे लिए फायदेमंद हो सकती है, और जिसके द्वारा हमें शक्तियां मिलती है जो कि हमारे देश में से डिफरेंशिएशन को और हमारे देश में से जातिगत भेदभाव, धर्मगत भेदभाव, इन सबको हटाकर हमें एक आम इंसान रहने की और आम जिंदगी जीने की आजादी देता है। ठीक, देन उसके बाद में आते हैं एनलाइटन पीपल अबाउट कल्टीवेशन ऑफ सोशल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। ठीक है, देखो हमारा जो देश है मेरे दोस्तों, हमारा देश हमेशा से ही कल्चरली, सांस्कृतिक रूप से एक परिपूर्ण देश रहा है। ठीक है, एक विकसित देश रहा है, और हमारे देश की कल्चर जो है वो बहुत ही रिच है। ठीक है, तो इस वाले ऑब्जेक्टिव में ये बताया गया है कि भाई हमें लोगों को देना है ज्ञान, लोगों को देनी है जानकारी, कल्चरल कल्टीवेशन ऑफ सोशल। ठीक है, सोशल वैल्यूज हमें लोगों को सिखाना चाहिए कि भाई आपको अपने समय में, अपने समाज में किस प्रकार से आपको रहना है, किस प्रकार से बात करनी है, आपको किस प्रकार के
मॉरल्स आपके अंदर होने चाहिए, ठीक है। मॉरल्स का मतलब होता है दोस्त गुण, जैसे कि कुछ एग्जांपल ले सकते हैं कि किस तरीके से बड़ों से बात करें, क्या क्या चीजें आपको इस्तेमाल करनी चाहिए, औरतों से किस तरह का अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ये सारे मॉरल्स आते हैं। देन उसके बाद में आता है स्पिरिचुअल वैल्यूज। स्पिरिचुअल वैल्यूज का मतलब होता है कि भाई ईश्वर के जो गुण होते हैं उनके द्वारा अपने आप को सुधारने की कोशिश करना, इसे हम साधारण रूप से कह सकते हैं स्पिरिचुअल वैल्यूज। तो ये सारे जो आपके ऑब्जेक्टिव्स थे, ये आपके इस कमीशन में बात करे गए थे। कौन से कमीशन में बात करे गए थे? कमीशन था ये कोठारी कमीशन, ठीक है। इसी के बेस पर एनईपी, इसी के बेस पर एनईपी 1968 है बच्चों। एनईपी 1968 मेरे दोस्तों इसी के उस पे आया था, ठीक। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया, ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को, मेरे जो इस यूजीसी नेट गुरुकुल जो आपका चैनल है, मेरा नहीं आपका चैनल है, इसको भी लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम समझेंगे आपका जो है एनईपी 1986, 1992 एंड 2020, ये 3 सेगमेंट में अलग अलग वीडियोस में दिखाया जाएगा। इस वीडियो की श्रृंखला में आपका जो एनईपी का जितना भी चीज है वो मैं खत्म करूंगा, ठीक है। और उसके बाद में हम एनईपी से रिलेटेड PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, PYQ प्लस उससे रिलेटेड जो दूसरे मॉक क्वेश्चंस हैं, ठीक है, MOC के मॉक क्वेश्चंस हैं, वो वाले भी हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। आप लोगों को कौन सा सेगमेंट पसंद आया कमेंट में बता दीजिए, कौन सी चीज अच्छी लगी, कोई सवाल है वो बता सकते हैं आप। चैनल पे बने रहें, मेरे वीडियोस देखते रहें, मैं एक एक करके आपके हायर एजुकेशन के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला हूं। हायर एजुकेशन से रिलेटेड हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मेरे पास मिलेगा। पीवाईक्यूज आपको मिलेंगे, ठीक है, पीवाईक्यूज मैं आपको करवाऊंगा, मॉक क्वेश्चंस भी आपको एक दो करवाऊंगा रिलेटेड टू पर्टिकुलर टॉपिक। जैसे अभी एनईपी हमारा चल रहा है, तो अभी हम एनईपी के बारे में ही विशेष रूप से बात करेंगे, ठीक। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए दोस्त, पेपर बहुत नजदीक है और आपको जी जान लगा कर पढ़ाई करनी है और आपको सिलेक्शन प्राप्त करना है। मैं निहाल सिंह आपसे इस वीडियो में विदा लेता हूं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड लक।